हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम आज जो है इससे पिछले क्लास में आपको फॉर फ्यूचर एंड रीइशू ऑफ शेयर के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें आपको हम सिर्फ फॉरफिटेड के बारे में बताए थे। आज जो है हम रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर के बारे में बताएंगे कि रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर क्या होता है। अंशों का पुनः निर्गमन से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहली बात समझिए कि जब्त करने के बाद किसी चीज़ को अगर हम जब्त करते हैं, अगर शेयर को अगर जब्त करते हैं, तो जब्त करने के बाद वह पुनः रीइशू होता है या नहीं होता है। अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि फॉरफिटेड शेयर को पुनः रीइशू किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो आप हमेशा ध्यान देंगे, जो भी फॉरफिटेड शेयर होगा उसको हम लोग पुनः रीइशू कर सकते हैं। रीइशू करने में कोई समस्या नहीं है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रीइशू कर सकते हैं। तो अब बात रहा कि हम लोग अगर किसी भी फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करते हैं तो रीइशू करने में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ध्यान देंगे, अक्सर आप फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करेंगे तो आपको जो है हमेशा प्रॉफिट ही आएगा। जैसे मान लीजिए ये 10 का मार्कर है। कितने रुपए का मार्कर है? 10 रुपये का मार्कर। किसी व्यक्ति को जो है 10 का मार्कर दिए थे और बोला कि एप्लीकेशन पे आपको 4 रुपया देंगे, अलॉटमेंट पे 3 रुपया देंगे, नहीं फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया देंगे और फाइनल कॉल पे 1 रुपया देंगे। इसमें क्या है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आपको प्राप्त हो गया। बचा कौन? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 कॉल का बचा, जिसके कारण उसके शेयर को क्या कर लिए? जब्त कर लिए। अब मान लीजिए कि 3 रुपया नहीं दिया, इसके चक्कर में आप 7 रुपया उसको जब्त कर लिए। बस में यानी 10 रुपये का मार्कर में आपका 7 रुपया वो दे चुका था। कितना रुपया नहीं दिया? 3 रुपया नहीं दिया, जिसके कारण आप क्या किए? जब्त कर ली। जब्त करने के बाद अगर मान लीजिए कि अगर मार्कर 10 में बेचे थे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कभी भी रीइशू करेंगे तो 3 रुपया से ज़्यादा में ही रीइशू करेंगे। जब 3 रुपया से ज़्यादा में रीइशू करते हैं तो मेरा आता है कैपिटल रिजर्व। क्या आता है? कैपिटल रिजर्व आता है। कोई दिक्कत? अब जो है कि फॉरफिटेड शेयर को जो हम लोग रीइशू करते हैं, यानी रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अगर फॉरफिटेड शेयर को हम लोग रीइशू करेंगे तो फॉरफिटेड शेयर को हम लोग 3 प्रकार से रीइशू करते हैं। कितने प्रकार से रीइशू करते हैं? 3 प्रकार की। पहला क्या होता है? एट पार। क्या होता है? एट पार। दूसरा क्या होता है? एट प्रीमियम। और तीसरा क्या होता है आपका? एट डिस्काउंट। यानी फॉरफिटेड शेयर को आप जो है 3 प्रकार से रीइशू कर सकते हैं, यानी कि एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। अब एट पार क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। एट पार का मतलब होता है कि जितना का शेयर है उतना ही में रीइशू करना। एट प्रीमियम का मतलब कितना है? जितना का है उससे अधिक में रीइशू करते। और डिस्काउंट का मतलब होता है कि जितना का है उससे कम में रीइशू करते हैं। बात समझ में आया? तो रीइशू करते समय कभी भी एट पार पर करें, एट प्रीमियम करें या एट डिस्काउंट पे करेंगे, कभी भी रीइशू करेंगे तो आपका कैपिटल रिजर्व ही आएगा। क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को किसी प्रकार का समस्या है? नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग चलते हैं इसका जो जर्नल एंट्री होता है बेसिक कंसेप्ट का, मतलब रीइशू ऑफ बेसिक कंसेप्ट जो जर्नल होगा इसका, उसका क्या होगा? अगर मान लीजिए अगर फॉरफिटेड शेयर को किस पे? एट पार पे क्या करेंगे? रीइशू करेंगे। क्या करेंगे? एट पार पे रीइशू करेंगे। तो एट पार पे रीइशू करेंगे तो क्या होगा?
एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट पार। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार का, नाना प्रकार का नहीं ना, नहीं। जब हम क्या करेंगे, फॉरफिटेड शेयर को एट पार पे रिशू करेंगे तो आपको यही एंट्री करना होगा। समझ में आ रहा है ना, और इधर नहीं। दूसरा, अगर मान लीजिए कि अगर फॉरफिटेड शेयर को एट पार के अलावा एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं, अगर एट पार नहीं किए तो एट प्रीमियम पे करेंगे, तो हमेशा ध्यान देंगे क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू एट प्रीमियम। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर मान लीजिए कि फॉरफिटेड शेयर को अगर एट प्रीमियम पे रीइशू करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई दिक्कत। उसके बाद अगर इसको डिस्काउंट पे रीइशू करेंगे, किस पे रीइशू करेंगे, अगर डिस्काउंट पे रीइशू करेंगे तो तीसरा एंट्री हम लिख सकते हैं डिस्काउंट का, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू एट डिस्काउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि हम लोग जो है अगर शेयर को रीइशू करेंगे तो एट पार पे करेंगे, एट प्रीमियम करेंगे, एट डिस्काउंट पे करेंगे। तीन प्रकार से रीइशू कर सकते हैं। आप कैसे भी रीइशू कीजिए, एट पार पे भी करेंगे, एट प्रीमियम भी करेंगे और एट डिस्काउंट भी करेंगे। करने के बाद, रीइशू करने के बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसका हम लोग चौथा एंट्री लिख सकते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को परेशानी है नहीं। तो रीइशू करवाने के लिए आपको बस इस तीन एंट्री पे ध्यान देना होगा। अगर आप तीन एंट्री को अच्छी तरह से अगर समझ लेते हैं तो रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर में किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। अक्सर हम लोग करते क्या है कि प्रीमियम को लेकर फंसते हैं। किसको लेकर फंसते हैं, प्रीमियम को लेकर फंसते हैं कि कब प्रीमियम को हम लोग डेबिट करते हैं और कब प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब शेयर को इशू करते हैं तो इशू करते समय प्रीमियम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं,
क्रेडिट करते हैं। जब्त करते समय प्रीमियम को डेबिट करते हैं, फिर पुनः रीइशू करने के समय प्रीमियम को क्या करते हैं, प्रीमियम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत? तो यहां तक अगर किसी को किसी प्रकार का अगर समस्या है तो अगर देखिए, अगर समस्या नहीं है तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को लेके आएंगे, देख लेंगे। देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत ना? ठीक है, अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मंगल